गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर विलियन पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए विलियन में आज हम क्या पढ़ेंगे, द्रवीय विलियनों का वाष्प दाब। देखिए जब गैसीय विलियन जब उस घुला रहता है तो उसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बारे में हम लोग क्या इसमें पढ़ चुके हैं, हेनरी के नियम में पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, अब द्रवीय विलियनों का वाष्प दाब कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। द्रवीय विलियनों का जो वाष्प दाब निकाला जाता है बच्चों, देखो उसे राउल्ट के नियम से निकाला जाता है। तो राउल्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1986 में एक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वाष्पशील द्रव्य है, उनके विलयन के प्रत्येक अवयव अगर घुले होते हैं तो उनको जो घुलनशील चीज़ है, जो देखो कोई भी वाष्पशील द्रव्य होगा ना, वाष्पशील द्रव्य होगा तो वाष्पशील द्रव्य क्या होगा, जो खुद भी वाष्पशील हो जाएगा, मतलब कि जैसे वो उड़ जाएगा। जैसे कि वाष्पशील द्रव्य का एग्जाम्पल क्या होता है, मान लिया जैसे कि हमने पानी और अल्कोहल डाला तो भाई दोनों कभी ना कभी तो वो उड़ेंगे ही। और अवाष्पशील का मतलब क्या होता है, उसमें हमने कोई चीज़ डाल दी जो कि अटक जाए ऊपर जाके, जैसे मान लिया NaCl अड़कर अटक गया। तो वाष्पशील का मतलब जो पूरी तरह घुले होते हैं, दो लिक्विड लिक्विड मान लीजिए आप। तो इसमें क्या होता है, विलयन के प्रत्येक अवयव का आंशिक द्रव्यमान क्या होता है, उसके मूल्यांश के समानुपाती होता है। जैसे दो है 1 और 2, तो पहले वाले का कितना होगा, x1 के समानुपाती होगा। जब हम x1 हटाएंगे, यहाँ x1 क्या है बच्चों, उसका मूलंश है। जब इसको हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाना पड़ता है हमको, नियतनांक लगाना पड़ता है। तो वो हमने क्या लगाया, P1 स्टैंडर्ड लगा दिया। ऐसे दूसरे के लिए क्या होगा, P2 बराबर क्या होगा, P2 स्टैंडर्ड और x2 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो x1 P नॉट 1 नॉट हो जाएगा प्लस x2 P2 नॉट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, x1 की जगह हम 1 माइनस x2 P1 स्टैंडर्ड ले सकते हैं प्लस x2 P2 स्टैंडर्ड ले सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने निकाल दिया। तो ये किसी इसकी इक्वेशन बन गई कि P1 स्टैंडर्ड प्लस P2 माइनस P1 x2। अच्छा, अब आप एक बात मानिए कि एक बात मान ली जाए, P1 स्टैंडर्ड जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम बना है ना, ये बिल्कुल इसी के आधार पे बना हुआ है। जो आप लोग ये सामने डायग्राम देख रहे हैं वो इसी के आधार पे बना है। क्या बना है देखो, पहले वाले में हम लोगों ने क्या लिखा है, मान लिया अगर x1 जीरो हो जाएगा, ठीक है, मान लिया अगर अगर इसका x1 जीरो हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है देखो, आपने P1 कुल में आपने x1 देखा, अगर x1 जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाली पूरे तो P टोटल कितना होगा, x2 वो P2 के बराबर ही होगा। तो देखो यहाँ पे P2 जरा जब ये बराबर होगा तो क्या होगा, P1 स्टैंडर्ड के बराबर हो जाएगा जब x2 बराबर जीरो है। हमने मान लिया कि दूसरा वाला जो है पहले वाले से ज़्यादा मात्रा में, ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। जब दूसरा जीरो हो जाएगा फिर इसमें क्या करेंगे आप लोग, x2 को जीरो लिख देंगे तो ये बराबर ऐसे आ जाएगा। दोनों का जब ग्राफ बनाएंगे तो आप इसको इस तरह से आप इनको ग्राफ को खींच सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसकी इक्वेशन आती है। इसको सॉल्व करने के बाद जो अलग अलग पैमाने आते हैं, इन्होंने कहा कभी हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, कभी ये ज़्यादा है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपको समझना है इसको। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसके बाद इन्होंने कुछ गणनाएं वगैरह कर रखी हैं, ये उस पर निर्भर करता है। अच्छा, अब देखो अभी हमने कुछ दिनों पहले क्या पढ़ा था, अभी हमने कुछ दिनों पहले उसका नियम पढ़ा था, हेनरी का नियम पढ़ा था। तो हेनरी के नियम में क्या था, P बराबर के एच इंटू एक्स हो रहा था। यहाँ P क्या था भाई, वाष्प दाब था। के एच क्या था, हेनरी कांस्टेंट था। एक्स क्या था, वो था जिसे हम कहते हैं मोल दाब था। अब अभी हमने राउल्ट के नियम में क्या पढ़ा कि पी आई बराबर क्या होता है, तो पी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई इंटू पी आई स्टैंडर्ड। पी आई का मतलब क्या होता है, किसी की भी बात कर रहे हैं, दोनों में से किसी को हम ले सकते हैं। तो कोई ये भी कह सकता है कि जो के एच है यहाँ पे वो उसके नियतनांक के बराबर ही, वो जो मोल उसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो इस तरह हम ये कर सकते हैं कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बच्चों ये तो राउल्ट का ये तो हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, ठीक है। तो हेनरी का नियम, अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि राउल्ट का नियम जो है हेनरी के नियम की विशेष परिस्थिति होती है। अच्छा, अब देखो ठोस पदार्थों का द्रव्य में विलयन तथा उसका वाष्प दाब, अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन तथा उनका वाष्प दाब। अब अगर मान लिया एक, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, दोनों वोल्टाइल होते हैं। वोल्टाइल होने का मतलब बच्चों क्या है कि जो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में घुलनशील होते हैं। ये भी तो हो सकता है दोनों एक दूसरे में घुलनशील ना होते हो। अगर दोनों एक दूसरे में घुलनशील ना होते हो तब क्या होगा उसको देखेंगे। जैसे ठोस पदार्थों का मान लिया, एक हमने पदार्थ लिया है, शुद्ध विलायक लिया है। तो भाई इसका जो देखो यहाँ पे इन्होंने चित्र भी दे रखा है, इसका जो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर होगा वो किसकी कारण होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के कारण होगा, विलायक कारण होगा। अब अगर हमने इसमें अघुलनशील रख दिया, अघुलनशील का मतलब क्या होगा, देखो जो अघुलनशील मतलब वो तो घुलेगा ही नहीं भाई, वो तो ऊपर जाके जम जाएगा, वो अवाष्पशील हो गया। तो ये तो उसका वेपर प्रेशर यानी कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो बात समझ में आ गई आपको, वेपर प्रेशर इसका कम हो गया। तो बात बाद में पता चली कि वेपर प्रेशर कैसे कम होगा, क्या पता चलेगा। तो देखो इसको पहले हम लोग राउल्ट का नियम देख लेते हैं। राउल्ट के नियम ने क्या था, पी आई बराबर एक्स आई इंटू पी स्टैंडर्ड, ठीक हो गया। अब इसके बाद मान लिया शुद्ध दाब का अशुद्ध विलायक का अगर मूलंश इतना होता, ठीक है, अगर खाली विलायक ही विलायक होता उसमें, तो अब इसमें क्या होगा, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ के नियम की वजह से हमने देख लिया, तो कहते हैं राउल्ट्स नियम में क्या हो जाएगा,
तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये तो बात हो गई। अब इसका इस्तेमाल कब करेंगे, बाद में बदल लेंगे। फिर हम देखेंगे आदर्श विलयन किसे कहते हैं। आदर्श विलयन उस प्रकार के विलयन को कहा जाता है इसमें डेल्टा एच भी जीरो और डेल्टा वी भी जीरो। अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। अनादर्श विलयन भी पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। अनादर्श देखो, आदर्श विलयन किसमें होते हैं, जिसमें देखो जो दो हमने चीजें घोली है ना, मान लिया ए और बी है, तो ए के भी अपने मॉलिक्यूल होंगे और बी के भी अपने मॉलिक्यूल होंगे। अगर ए और बी के बराबर वो जो इंट्रैक्शन है वो ए बी के बराबर है, सब बराबर है, तो उस तरह के इसको हम क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन बोलते हैं। इसके बाद फिर अनादर्श विलयन आते हैं। अनादर्श विलयन में क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ए बी में इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, कभी में ए बी में इंट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर ए और बी में आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं है तो ए बी का इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है, जो हमारे जो ग्राफ आते हैं तो वो सही नहीं आते। जो अब देखो जैसे इसमें है, ठीक, ये देखिए अब इसमें है, तो पहले में क्या है, हमारा ग्राफ आना क्या चाहिए था, जो ग्रीन वाली रेखाएं दिख रही है आपको, आपको वाला ग्राफ आना चाहिए था, पर ये वाला ग्राफ ना आके हमारा दूसरा वाला ग्राफ इसमें आया है। तो ये कब होता है, जब ए और बी का जो आपस में जो वो है जो इंटरेक्शन है वो कम है, और एक दूसरे वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह के इंट्रैक्शन में ऐसा आता है। दूसरे में क्या होता है, ये भी होता है इंट्रैक्शन कम हो। अगर इंट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा भाई, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, ऋणात्मक वो आता है, अंतर आता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि दोनों में किस प्रकार के अंतर आते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, जैसे पॉजिटिव का एग्जाम्पल है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। इन दोनों के बीच में जब वो बन जाता है, जब वो आपस में बॉन्ड बन जाता है, तो आपस में एक दूसरे के साथ अन इंट्रैक्शन करने की संभावना ज़्यादा रखते हैं बजाय कि एक दूसरे के। बस हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, इन सबसे जो हमने देखा, जो वेपर प्रेशर कम हो जाता है उससे कुछ गुणधर्म आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। इन अणुसंख्यक गुणधर्मों का खास बात यह है बच्चों कि ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इस पर निर्भर नहीं करते कि भाई कोई कितना है, बस नंबर ऑफ पार्टिकल किसी का भी होना चाहिए। एक मोल चाहे यूरिया का हो, उसमें भी इतना ही अणुसंख्यक गुणधर्म आएगा, ये भी आएगा। देखो जैसे अभी भी हमने देखा था कि राउल टूनोके ने पी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई इंटू पी आई स्टैंडर्ड। अब मान लिया विलायक में आने की वजह से इसका दाब कम हो गया, भाई कम हो गया तो डेल्टा पी वन हो गया, वो बराबर क्या होगा, पी वन स्टैंडर्ड माइनस पी आई। अब ये पी आई क्या है, जो कम हुआ है, और पी आई क्या स्टैंडर्ड क्या है, जो ओरिजिनल था। तो दोनों का हम जब निकालेंगे तो ये समीकरण हल करते हैं तो क्या आता है कि वेपर प्रेशर जो होता है उसमें वाष्प दाब में जो कमी होती है वो किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। बस। और मोल फ्रैक्शन का सूत्र आप जानते ही हैं, मोल फ्रैक्शन का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। इसके बाद हम लोग क्या होता है, इसको बाद ही सॉल्व करेंगे तो इसका लास्ट वाला ये आता है पी वन स्टैंडर्ड माइनस पी वन अपॉन पी वन स्टैंडर्ड बराबर ये, इस तरह इसका आंसर आता है। इन सब की वजह से क्या होता है, मान लेगा वेपर प्रेशर कम हो गया। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो आपको अब क्या होगा, पहाड़ों में जाके वेपर प्रेशर कम होता है तो पानी वहाँ जल्दी उबल जाता है, तो भात पकता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा नमक डालते हैं। नमक डालने से क्या होगा बच्चों, उसका क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी जहां भी वेपर प्रेशर कम होगा उसमें क्वथनांक बढ़ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कैसे पता चलता है, क्वथनांक में बढ़ना पाया गया। देखो ये जो क्वथनांक का उन्नयन हो गया जैसे इसमें दिया हुआ है, तो क्वथनांक का बढ़ना होता है वो क्या होता है, मोलरिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद हटाएंगे तो मोलरिटी हटाते हैं कांस्टेंट, तो के बी इंटू एम आ जाएगा। बस इसके बाद आप लोगों ने इसको लेके यहाँ जो इसका फाइनल सूत्र आता है ये आता है, एम बराबर कितना आएगा, 1000 इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू एम वन। इसका ठीक बच्चों वैसा ही, वैसा जैसा ये है वैसा ही होता है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब क्या होता है, जैसे ये बढ़ रहा था ना वैसे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस पूरा का पूरा सूत्र वही है, आपको देखना डेल्टा एफ बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एम के, और टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम हो जाता है। इस तरह से बच्चों देखो हमने ये चैप्टर तकरीबन पूरा हमने कर लिया है। इसके बाद देखिए आप इसको देखेंगे, इसके बाद एक टॉपिक हमारा और बचता है परासरण दाब। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।